कंपनी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज फिर हम करेंगे क्वेश्चंस जनवरी 25 अटेम्प्ट वाले। डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, मस्त क्वेश्चंस हैं। पहले ये खत्म करते हैं। स्टार्टिंग विथ सेक्शन 3 which is talking about formation of company. सबसे इजी सेक्शन है, एग्जाम में आएगा भी नहीं कभी, पर डिस्कस करते फिर एक बार। मेंबर्स की बात करते हैं। मिनिमम मैक्सिमम 2, 200, 7, अनलिमिटेड, 1, 1। डायरेक्टर्स में आपके सिलेबस में सिर्फ मिनिमम ही है, तो हम सिर्फ मिनिमम ही करते हैं। और दो मैक्सिमम में पढ़ा चुका हूँ, 15 होते हैं। 2, 3, 1। सेक्शन 3 खत्म। इससे ज़्यादा सेक्शन 3 के अंदर कुछ भी नहीं है। फटाक से आते हैं सेक्शन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, आज तक एग्जाम में नहीं आया। सेक्शन नंबर 4, कंटेंट्स ऑफ एमओए। हमने इसके अंदर एक निमोनिक किया था, सीए रोरा था वाला। और आगे उसमें करा था अपन ने, उसका नाम खराब हो गया बिकॉज उसकी लायबिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऐसा हमने कुछ डिस्कस किया था। उसके अंदर आपका सी था कैपिटल क्लॉज। आगे बोल। हाँ बोल रहा हूँ, बोल दो, इसको फेंकना है, मुझे नया लेना है। हो गया इसका 5 साल तक। कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, इससे दो नाम है, आपको दोनों नाम आने चाहिए। एक रजिस्टर ऑफिस है और दूसरा सिचुएशन है। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके आने वाला है ऑब्जेक्ट क्लॉज, आगे तो लिखा हुआ है नेम और लायबिलिटी। अंदर बात करते हैं। अगेन कभी एग्जाम में आया नहीं, बट लास्ट अटेम्प्ट को देख के मुझे लगता है कि कुछ भी आ सकता है सर एग्जाम में। लास्ट एग्जाम में उसने आपको एओए पूछ लिया 10 मार्क का, पीएफआई पूछ लिया 4 मार्क का। ठीक है, वेरी वियर्ड अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट वाला, कंपनीज एक्ट टॉपिक्स एटलीस्ट। इसमें लिखा होगा आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद उसका ब्रेकअप, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू पर शेयर। दैट्स इट, इतना ही आपको आना चाहिए। इसमें लिखा होगा सर सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। सिमिल भाषा के अंदर कंपनी के इनिशियल मेंबर्स कौन थे, उसके बाद मेंबर बनने के लिए उन्होंने शेयर सब्सक्राइब करे होंगे, बाय करे होंगे, तो अगला वो लिखना है कि उनके पास कितने शेयर्स हैं कंपनी के, प्लस उनका साइन, मतलब कंसेंट सिंबल भाषा में, एंड प्लस विटनेस का साइन। दैट्स इट, कितना आसान है। यहां लिखा होगा सर स्टेट का नाम जहां पे आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, सिटी नहीं स्टेट। यहां पे स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, जो जो काम आप कर सकते हो। ठीक है, नेम क्लॉज अच्छा पॉइंट है, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स की बात करें तो जैसे हमारा सपोज एग्जांपल लेते हैं, प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, तो प्रीफिक्स हुआ प्रोफेशनल एकेडमी। वो जो प्रोफेशनल एकेडमी है वो नाम किसी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए, एंड अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, गाली वाली ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाजू में जो सफिक्स है विच इज हमारे एग्जाम्पल में प्राइवेट लिमिटेड, क्यों, क्योंकि हम प्राइवेट कंपनी है, तो सर आपके नाम के पीछे तो प्राइवेट लिमिटेड आएगा, या आपकी कंपनी के पीछे लिमिटेड आएगा, या आपकी कंपनी के पीछे ओपीसी आएगा। तो प्रीफिक्स के लिए अलग नियम कानून है, सफिक्स के लिए अलग नियम कानून है, वेरी इजी। लायबिलिटी आई गेस वी ऑल नो दिस, लिमिटेड अनलिमिटेड, खत्म। हमने इसमें आपको एक रियल एमओए दिखाया था, फटाक से एक बार वापस से ओपन कर लेते हैं उसको, और इसको रिकंसिडर करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। ये रहा, श्रीनाथ मेडिकेयर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। फाइल ही बंद हो गई, मां कसम, चालू था वही बंद हो गया, बोलो।
पेज नंबर 3 पे जाएंगे सीधा। ये रहा सर, एमओए श्रीनाथ मेडिकेयर कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले दिखा मुझे नेम क्लॉज, ये रहा सर। द नेम ऑफ द कंपनी इज श्रीनाथ मेडिकेयर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आई कैन सी रजिस्टर ऑफिस क्लॉज या उसको अपोलो सिचुएशन क्लॉज, जहाँ पे जैसा हमने सीखा वहाँ पे कि सर स्टेट का नाम लिखा हुआ होगा, वहाँ पे उसने क्लियर लिखा है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, 10 पेज तक ऑब्जेक्ट क्लॉज है कि मेरी कंपनी क्या क्या कर सकती है। सीधा आ गए हम लायबिलिटी क्लॉज के ऊपर कि सर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। फिर कैपिटल क्लॉज के ऊपर द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 2 लाख रुपए। उसका डिवीजन भी दिया हुआ है सर, जैसे हमने अभी नोट्स में लिखा था कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। एंड एक आखिरी आ गया एसोसिएशन क्लॉज। हेडिंग देखेंगे समझ में आ जाएगा कि सर सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम का नाम लिखा हुआ है, उन्होंने कितने शेयर्स बाय करे वो लिखा हुआ है, उनका साइन लिखा हुआ है एंड बाजू में विटनेस का साइन लिखा हुआ है। इजी पीसी। तो रियल लाइफ एग्जांपल हुआ आपके एमओए का। ठीक है, आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया। आगे बात करते हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में 10 मार्क का आया था, एकदम अनएक्सपेक्टेड। मैंने भी क्लास में बोला नहीं होगा कि भाई पढ़ के जाना अच्छे से, क्योंकि आज से पहले कभी आया नहीं था पिछले 13 अटेम्प्ट में। सेक्शन नंबर 5 ए हुए 8 सब सेक्शन बुक में दिए हुए हैं, आपको बेयर मिनिमम 5 आने चाहिए। हम शायद 8 ही कर लेंगे, पर कम से कम 5 आपको आने चाहिए बेसिक वाले। हम 5 के अंदर बात करते हैं सब सेक्शन 1 की, जो बताता है मीनिंग ऑफ एओए। सर क्या लिखा है उसके अंदर? आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी किस तरह काम करेगा वो आर्टिकल्स में लिखा हुआ होता है। दैट इज बेसिकली 5 का सबसेक्शन 1 एओए का मतलब। 5 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि सर आपको इस एओए के अंदर अगर कुछ ऐड करना है, हेडिंग दिया आपकी बुक के अंदर इंक्लूजन ऑफ मैटर्स करके, तो आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, कब ऐड कर सकते हो, वो सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। कि सर जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ऊपर एक क्लासेस है, ठीक है, ई करके। अब सपोज उसके एओए में ऐसा लिखा हुआ है कि लेक्चर टाइमिंग्स विल बी फैकल्टी के लिए सुबह 7 से लेके मैक्सिमम रात को 9 बजे तक। ठीक है, फैकल्टी को पेमेंट होगा नेक्स्ट मंथ की 10th तारीख को। फिर लिखा हुआ है उसके अंदर कि फैकल्टी को महीने के अंदर एक छुट्टी दी जाएगी। अब हम इसको बोल रहे हैं कि सर सपोज दिस इज मॉडल आर्टिकल्स, मॉडल मतलब रेडीमेड। अब हम इसको एज अ पीए इसको एज इट इज उठा सकते हैं, और अगर हम चाहे तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं सर? 7 to 9 एज इट इज रखते हैं, कोई गलती नहीं उसके अंदर। फैकल्टी को पेमेंट 10th की जगह फर्स्ट को करना भाई, 10th को क्यों करने का है? उसके बाद महीने में एक की जगह महीने में 2 छुट्टी। तो मैंने क्या करा, ये जो मॉडल मतलब जो ऑलरेडी बना हुआ है कंपनीज एक्ट का, उसके अंदर मैंने एडिशंस कर दिए, चेंजेस कर दिए। ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है कि सर आप इस एओए के अंदर चेंजेस कर सकते हो, चीजें ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। नाउ ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज सर कुछ भी ऐड कर सकते हो? नहीं। 5 का सबसेक्शन 3 बोलता है सर आप वही चीजें ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जो स्ट्रिक्ट है। हमने उसका नाम पढ़ा था एंट्रेंचमेंट। कि सर कंपनीज एक्ट से आप डेविएट कर सकते हो, उसका नियम कानून आप बदल सकते हो, पर सिर्फ तब अगर वो चीजें डिफिकल्ट बना रहा है तो, अदरवाइज नहीं। 4 पे आते हैं, आपके में लिखा हुआ है मैनर ऑफ इंक्लूजन, ऐसा लिखा मिलना चाहिए आपको। 2 तरीके हैं सर चीजों को ऐड करने के, या तो उसको आप ऐड कर लो जब कंपनी पैदा है उस टाइम पे, दैट इज एट इनकॉर्पोरेशन, या उसको आप ऐड कर दो आगे जाके फ्यूचर में जब आपको याद आया, दैट इज बाय अमेंडमेंट। जो भी आप बेसिकली ऐड कर रहे हो उसके अंदर बेसिकली मेंबर्स का कंसेंट लगेगा। तो हम उसको बता रहे हैं कि सर अगर प्राइवेट कंपनी है तो कंसेंट ऑफ ऑल, क्योंकि 200 मेंबर्स तो हैं, सबका कंसेंट होना चाहिए। पब्लिक कंपनी है 75% और मोर का कंसेंट होना चाहिए। सर लॉजिक, चीजें उनके लिए डिफिकल्ट हो रही है तो उनसे तो पूछोगे वो तैयार है कि नहीं। दैट इज 5 का सबसेक्शन 4। एक बार 5 भी कर लेते हैं। सर जो भी आपने चेंजेस करे ये बेसिकली आरओसी को सबमिट कर देना।
कितना ज्यादा सिंपल है, पांचों सबसेक्शन। ये सर पहला सबसेक्शन मतलब बता रहा है कि एओए क्या होता है, दूसरा बता रहा है कि उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, एडिशंस कर सकते हो, तीसरा बता रहा है सर चेंजेस एडिशंस वही कर सकते हो जो कंपनीज एक्ट से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, फिर कैसे ऐड कर सकते हो वो लिखा हुआ है सर, या तो कंपनी पैदा हो रही है उस टाइम पे एओए के अंदर चेंजेस कर लो या बाद में जाके चेंज कर लो, आपकी मर्जी। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको ये सब करना है तो आपको सबका कंसेंट लगेगा, पब्लिक कंपनी के अंदर 75% और मोर का कंसेंट लगेगा। और जो भी आपने चेंजेस करा है आरओसी को बता देना। सर क्यों? क्योंकि आरओसी के पास आपका ओरिजिनल एओए पड़ा होगा। सर कैसे? हम आगे जाके नेक्स्ट सेक्शन ही पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 7। उसमें पहला ही स्टेप है कि कंपनी आरओसी को सबमिट करता है इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। इस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर एक पॉइंट अपना एमओए एओए होता है। तो आपने जो स्टेप नंबर 1 के अंदर एमओए एओए सबमिट करा होगा ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन आरओसी को, भाई वो तो आउटडेटेड हो चुका, क्योंकि तूने तो एओए के अंदर चेंजेस कर दिए। तो जो अपडेटेड वाला है ये भी तो सबमिट करना पड़ेगा। दैट इज 5 का सबसेक्शन 5। ठीक है, एक बार की बुक में आते हैं, मेन बुक में आते हैं और इसको ओपन करते हैं। पेज नंबर 290 के आसपास होना चाहिए। 5 का सबसेक्शन 1 मतलब लिखा हुआ है, द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसमें रेगुलेशंस लिखे होते हैं। 2, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, आप चीजें ऐड कर सकते हैं। द आर्टिकल शैल ऑल्सो कंटेन सच मैटर्स एज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। However, a company may also include such additional matters in its articles as may be considered necessary for the management. Subsection 3, सर वही चीजें ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जो बेसिकली स्ट्रिक्ट है। Subsection 4, manner of inclusion. The provisions for entrenchment shall only be made either on formation of the company or by an amendment in the articles agreed to by all the members in case of private company and special resolution in case of public company. Subsection 5, where the articles contain provision for entrenchment, whether made on formation or by amendment, the company shall give notice to the registrar for such provisions as may be prescribed. फिर 6 के ऊपर आते जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसमें कंपनीज एक्ट के अंदर रेडीमेड एओए बने हुए हैं, आप कोई भी अपना सकते हो। That is my subsection 6, forms of articles. The articles of a company shall be respective forms specified in tables F, G, H, I, J in schedule 1. सर ABCD कहाँ गया? वो MOA का है। ABCDE मॉडल MOAs है, मतलब रेडीमेड बने हुए हैं, आप उसको एज इट इज उठा सकते हो। तो MOA का अगर ABCDE हो गया पहले 5, तो AOA का अगला 5 F, G, H, I, J जो भी है। फिर लिखा हुआ है सबसेक्शन 7 के अंदर, a company may adopt all or any of the regulations contained in the model articles applicable to such company. तो हमने एग्जांपल लिया था कि हमने उसका एज इट इज लिया, उसमें जो चेंजेस करे थे। 8, कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, वो आप भी चेंजेस करके अपने हिसाब से एओए बना सकते हो। ठीक है, तो हम वापस आते हैं, वापस इसको रब करता हूं मैं, और हमारे नॉलेज के अंदर हम 6 और 7 भी ऐड कर देते हैं। तो सब सेक्शन 6 आ गया कि सर वी हैव मॉडल आर्टिकल्स F, G, H, I, J बने बनाए। 7, हम मॉडल आर्टिकल्स को एज इट इज अपना सकते हैं। डन सर, 8वां छोड़ दे, ये 7 तो इजीली याद हो सकते हैं। देख लो एक बार, आई वेट। लास्ट टाइम में आ गया, वापस नहीं आएगा, अपने को आना चाहिए। इंटर में तो आने ही वाला है सर। वेटिंग एकदम इजी हो चुका है आपके लिए, देख सकते हैं। थर्टी सेकेंड स्पीड कर रहा हूं मैं, हटा रहा हूं। सीधा आते हैं जनवरी के पेपर में। अभी जो अटेम्प्ट गया पास पेपर्स जनवरी 25, आई थिंक कंपल्सरी क्वेश्चन के अंदर ही एओए था, सर मुझे याद अच्छा। ये रहा सर, क्वेश्चन 1, बी का 1, बी का 2 आई गेस। यस सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन।
हाँ भाई दीदी स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आप आंसर दे पाओगे। जोर से पढ़, जल्दी पढ़। जे प्राइवेट लिमिटेड, मैं क्या करूँ जस्टिस का, जे प्राइवेट लिमिटेड। रुक जा एक मिनट, इतना समझते हैं। मैं आपको कोरम पढ़ा चुका हूँ। एंट्रेंचमेंट के अंदर मैंने आपको कोरम का एग्जांपल दिया था, जो एग्जाम में एज इट इज आ गया, कोरम का एग्जांपल। तो अभी कंपनी का एओए क्या बोलता है, लेट्स से कंपनी का डायरेक्टर का स्ट्रेंथ है 9, तो बोलता है कोरम होगा अपना या तो 3 या तो 2, विच एवर इज हायर। तो आंसर आएगा 3 एज ऑफ नाउ। हाँ बहन आगे पढ़। बस मतलब ये अभी भी वही है, 1/3, इसको काट के उन्होंने 4 कर दिया, विच एवर इज हायर। मतलब जहां पहले आंसर 3 आ रहा था कि सर कोरम में 3 लोग होने चाहिए, अब 4 आ रहा है। यही तो एंट्रेंचमेंट होता है। यही तो हमारा एग्जाम्पल जब हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा था कि सर 30 को, हमने 30 का एग्जाम्पल लिया था, 30 को 50 कर सकते हो, 30 को 20 नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आई कैन सी कि सर ये कितना बढ़िया एग्जाम्पल है एंट्रेंचमेंट का, कि जहाँ पे मीटिंग के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड थे, अब कम से कम 4 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। तो ये 100% एंट्रेंचमेंट हुआ। दीदी सेक्शन नंबर एंट्रेंचमेंट का लाइफ में पास होने का है, नहीं चलेगा ऐसे। बाजू में येलो नहीं, ब्लैक, सॉरी सबसेक्शन 3। क्या कर रहे हो तुम दोनों, नहीं ऐसे नहीं होंगे पास। आगे तीन मार्क का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा हो तो उसने आपसे सिंपल भाषा में पूछा, से 5 का सबसेक्शन 4 ही है। मैनर ऑफ इंक्लूजन पूछा उसने आपसे। ये और कंफर्म हो गया जब उसने लास्ट टाइम में पूछ लिया, वुड यू आंसर डिफर इफ द कंपनी वर अ पब्लिक कंपनी। तो पूरा 3 मार्क सिर्फ 5 सबसेक्शन 4 के ऊपर था। यहाँ स्टार्टिंग में दिया उसने प्राइवेट लिमिटेड, मतलब मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, तो इसका नाम लिखना पड़ेगा सर कि एंट्रेंसमेंट प्रोविजन कैन बी एडेड in case of private company by the consent of all the members. Yes, my answer is different in case of public company, because in case of public company special resolution is required to add entrenchment provision. इतना लिखने का आपका 3 मार्क था। तो 5 के सबसेक्शन 4 के ऊपर क्वेश्चन आया था सर, फटाक से आंसर देखते हैं एक बार। ये रहा, ये देख, और अपने आर को सबमिट कर देना सबसेक्शन 5, ठीक है। 3 मार्क फ्री के, पढ़ सकते हैं। एग्जाम में वैसे स्पेशल रिजर्वेशन लिखना पड़ेगा। डन, आगे फ्री के मार्क्स, रिजिट फ्री के मार्क्स। फिर 2 के अंदर भी यही सीन था, आर्टिकल्स का क्वेश्चन आया था, ये रहा देख 7 मार्क। हाँ दीदी शुरू कर, जल्दी कर। क्या पूछा उसने आपसे? मॉडल ऑफ एओए
वापस क्वेश्चन पढ़ सकते हैं मन में। क्या पूछा उसने आपसे? इसका आंसर तो लिख सकती है, पढ़ा है सामने कुछ? बाजू दीदी क्या पूछा है क्वेश्चन? माशाल्लाह, जल्दी पर बुक बंद करके, बुक बंद कर, बुक बंद कर। हाँ आंसर चालू कर। कितने सब सेक्शंस हैं? ना, हाँ और कौन? हमने कितने याद किए? माशाल्लाह। पहला क्या था? क्या लिखेंगे उसके अंदर? अपनी लैंग्वेज में लिखना है। नाम? क्या मीनिंग में नाम? किसका नाम लिखना है बता, भैया का? सेकंड में एडिशंस करेंगे। थर्ड में चेंजेस करेंगे। कैसे चेंजेस करेंगे? वापस पूछता हूँ, चेंजेस कैसे होने चाहिए? स्ट्रिक्ट, यही है सब सेक्शन 3 बस। आप जो बोल रहे हो 4 है, 4 में क्या है? मेंबर्स, पार्टनर्स पार्टनरशिप में होते हैं। स्पेशल रिजर्वेशन। फिर इसको ROE फुल फॉर्म बोलने एक बार प्लीज। कैसी कैसी बात है दीदी, क्या कर रही है सुबह सुबह? मंगाओ कॉफी मंगाओ? नहीं तो आंसर बोला गया। 5 हो गया, फिर 6 आर्टिकल्स बने हुए ऑलरेडी हमारे पास। और 7th कितना कितना इजी है, 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा था सर, 7 मार्क्स। ये रहे पॉइंट्स, ये तो सिखा मैंने आपको भी। कंटेन्स रेगुलेशंस मतलब मीनिंग लिखना पड़ेगा। इंक्लूजन, अब उसमें एडिशंस कर सकते हो सर। किसमें एडिशंस? मॉडल आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। आप एडिशंस कर सकते हो, एंट्रेंचमेंट डाल सकते हो। एंट्रेंचमेंट किस तरह डालोगे? ROC को बता देना। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, मॉडल आर्टिकल्स। कितना ज्यादा इजी है, ऑब्वियसली वापस एग्जाम में नहीं आएगा। ऊपर भी कितना अच्छा लिखा है देख, द आर्टिकल्स आर इन फैक्ट द बायलॉज ऑफ द कंपनी, जिससे आप बेसिकली गवर्न होते हो, काम करते हो। अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस एज रिगार्ड्स मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इट्स अकाउंट्स एंड ऑडिट। इट इज इंपॉर्टेंट देयरफॉर दैट द ऑडिटर शुड स्टडी देम, ये आपको इंटर में आएगा। एंड while doing so he should note the provisions therein in respect of relevant matters, जो ये रहे 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सर रिपीट करते हैं, जल्दी कर, मुझे आगे बढ़ना है। मीनिंग बोलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ओके, उसका नाम लिखना पड़ेगा सर। आगे। या तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम कर सकते हैं या तो अमेंड कर सकते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी है तो कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ही होगा, और अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। आगे। फिर जो चेंजेस है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करने होंगे। और मॉडल आर्टिकल्स ऑलरेडी है जो हम लोग कौन कौन से? GHIJF, पहले 5 M हुए, अगले 5 A हुए, तो पहले 5 ABCDE होता है, तो ये तो F से चालू होगा ना, F से लेके J तक। फिर आगे माशाल्लाह खत्म हो गया सर, कितना आसान है। बहनों हगना बंद करो प्लीज, एकदम ऐसे सुपर अटेंटिव होना चाहिए। सर ने बोला मुझे याद हो जाए, घर जाके थोड़ी पढ़ेंगे इसको अपन, और घर जाके पढ़ना तो यहाँ पे क्यों आए अपन। आगे 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आज तक एग्जाम में नहीं आया, पर मस्त क्वेश्चन बनता है 7 मार्क का, बिकॉज 7 स्टेप्स हैं। तो सेक्शन नंबर 7 7 स्टेप्स 7 मार्क्स क्वेश्चन।
डायग्राम जो हमने बनाया है वही डायग्राम वापस बनाते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कि सर एक तरफ कंपनी है एक तरफ आरओसी है। स्टेप नंबर 1 के अंदर कंपनी बेसिकली सबमिट कर रहा है इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आरओसी को। इस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है वो एक अलग टॉपिक है, वो भी आपको बेसिकली आना ही चाहिए। इजी पार्ट बात करें अगर एमओए एओए सबसे आसान। दूसरा कंसेंट ऑफ डायरेक्टर कि वो डायरेक्टर बनने को तैयार हैं, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। तीसरा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है। और उसके 2-3 पॉइंट और भी हैं सर, एक पढ़े लिखे आदमी का साइन और एक मेंबर का साइन कि हमने सारे प्रोविजंस को फॉलो करा है। तो जो भी आपको लिखना हो आपकी मर्जी इसके अंदर, ये 3 से 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट पे आए सर, अगर सब कुछ माशाल्लाह है तो आरओसी आपको देगा बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैदा होने का प्रूफ। यही आरओसी आपको देगा CIN, मतलब आपकी पहचान, पैदा हो चुके हो तो नाम देना पड़ेगा, दैट नाम इज CIN, आपको पहचान, यूनिक पहचान, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर स्टेप नंबर 4, 5, 6 स्टेप नंबर 1 से कनेक्टेड है। जैसे स्टेप नंबर 4 बोलता है कि सर आपने जो कॉपी सबमिट करा था आरओसी को इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो कॉपीज है, कॉपीज मतलब बंडल ओरिजिनल वाला, उसको आप प्रिजर्व करके रखोगे टिल डिसोल्यूशन। मतलब फॉर एवर। 5 बोलता है आपने जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आरओसी को सबमिट करे ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, या आपकी बुक की बात करें तो एट इनकॉर्पोरेशन, अगर ऐसा पता चला कि इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो भी है ये इनकरेक्ट है, सप्रेस करा है आपने, या आपने कुछ झूठ बोला है, इन दैट केस आपको लगेगा 447 फ्रॉड का, 10 साल तक की जेल हो सकती है सर। 6 बोलता है वापस इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, दिस टाइम इट इज आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, पैदा होने के बाद पता पड़ा कि आपने हमको झूठ बोला था, यही वाला, अगेन 447। कितना ज्यादा इजी है। और आखिरी सर, ट्राइब्यूनल के पास ताकत है, आपकी बुक में हेडिंग दिया हुआ है ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट। सर कांड किए हैं तो जिस मेंबर ने कांड किए हैं उस मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड। सर कंपनी को हम फटाक से बंद कर देंगे, वाइंड अप, मतलब प्रोसीजर लंबा है, बंद कर देंगे, या कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से। एंड आखिरी सच अदर, कुछ भी करने से पहले आपको भौंकने का मौका देंगे, ROPH। खत्म सेक्शन 7। कितना ज्यादा इजी और कितना ज्यादा लॉजिकल है। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ इनकेस आपको पहली बार में याद नहीं हो पाया तो, कि सर कंपनी को पैदा करना है और पैदा करने का प्रोसीजर क्या है। ऑब्वियसली पहले हमारी साइड से होगी तो हम आरओसी को सबमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, कागजात, बहुत सारे कागज। उन कागज में क्या क्या होगा हमने आपको बाजू में लिख दिया। कोई भी 3-4 पॉइंट आपको अच्छे लगे आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इतना लिख के आपका 2 पेज भर जाएगा, तो मैं स्टेप नंबर 1 को और डीप नहीं कर सकता। आपने इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो दिए आरओसी उसको स्कैन करेगा, सब कुछ अगर माशाल्लाह हुआ तो आपको पैदा होने का सर्टिफिकेट दे देगा। हमने इसको देखा भी था अभी एमओए एओए के अंदर, पेज नंबर 2 पे था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आगे जाके आप पढ़ोगे कि कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि कंपनी पैदा हो चुकी है, कंक्लूसिव, सो कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। ये रहा पेज नंबर 2, ऐसा दिखता है। आरओसी का साइन भी दिख रहा है मुझे नीचे, क्योंकि हम आरओसी को ही सबमिट करें इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। फिर आपको यूनिक पहचान मिलेगी विच इज CIN, एक नंबर मिलेगा यूनिक जो सिर्फ आपका होगा, किसी का नहीं होगा। ये 1 2 3 हो गया। फिर 4 5 6 स्टेप नंबर 1 से कनेक्टेड है। 4 बोलता है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट करे उसकी ओरिजिनल कॉपी अपने पास प्रिजर्व कर रखना टिल डिसोल्यूशन, मतलब फॉर एवर। 5 बोलता है इन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर आपने आरओसी से कुछ झूठ बोला, आधा अधूरा बताया, नहीं बताया, 447 फ्रॉड। 6 भी वही, ये सब इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेशन के बाद पता चला कि आपने झूठ बोला था, नहीं बताया था, आधा अधूरा बताया था, अगेन 447 फ्रॉड। और आखिरी कोर्ट बीच में आ जाएगा सर कांडों के बाद, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कंपनी लॉ का कि सर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड कर दो, कंपनी को वाइंड अप कर दो, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दो, या कुछ भी और जो उसको अच्छा लगे। कुछ भी करने से पहले आपको एक बार बोलने का मौका दिया जाएगा।
वाइंड अप और स्ट्राइक ऑफ का मतलब की बात करें, ऑल्दो सीए फाइनल के टॉपिक्स हैं, बट स्टिल सर इसमें हम एक एक करके कंपनी के असेट बेचते हैं और लायबिलिटी को पे करते हैं, लेंदी प्रोसीजर होता है। इसके अंदर हम कंपनी को फटाक से बंद कर देते हैं, उसके बाद बेचने का काम करते हैं। तो वाइंड अप इज बेसिकली स्लो डेथ, स्ट्राइक ऑफ इज क्विक डेथ। इन एनी केस बोथ ऑफ देम आर डेथ्स। हाँ ये लो दीदी, ट्राई करते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन? बुक बंद कर, आगे बोल। नाम माशाल्लाह, अंदर कौन किसको दे रहा है? आगे फ्रॉड वर्ड यूज नहीं कर सकते। फ्रॉड तो वो लोग जजमेंट दे रहे हैं, हमारे एंड से हम चीजें या तो बता नहीं रहे, या गलत बता रहे हैं, या आधी अधूरी बता रहे हैं। हम फ्रॉड करना चाहते हैं, वो फ्रॉड है वो तो वो बोलेगा ना। तो एट इनकॉर्पोरेशन, सपरेशन, फॉल्सिफिकेशन या इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आगे नेक्स्ट। एक वर्ड में चेंज है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। और लास्ट कोर्ट आएगा तभी और वो जजमेंट पास करेगा, इधर कंपनी वाइंड अप होगी या फिर स्ट्राइक ऑफ होगी, या फिर जो पार्टनर मेंबर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। और ये सब करने से पहले आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। इतना सही है सेक्शन नंबर 7। आगे बात करते हैं। 7 डन। तो 3 करा हमने आज, 4 करा, 5 किया बहुत अच्छे से, 6 है नहीं सिलेबस में, 7 किया। 8 की बात करते हैं। लास्ट टाइम में आया था 8, हम करेंगे उसको सॉल्व, आज ही करेंगे, किसी ने भी सॉल्व कर नहीं रखा। याद होना चाहिए इंशाल्लाह कि इसके अंदर 11 पॉइंट्स है सर। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, डेफिनेशन। Section 8 company is a company which is incorporated for the promotion of objects of charitable activities of commerce, art, science, sports, education, research, etc. ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए, डेफिनेशन। वापस से वो बोलते हैं, Section 8 company is a company which is formed for the promotion of charitable objects of commerce, art, science, sports, education, research, etc. आगे बात करते हैं, नंबर 2 के ऊपर आते हैं। इंपॉर्टेंस वाइज मैं पॉइंट्स बनाता जाऊंगा, मतलब वी आर गोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे ऊपर लिखूंगा सबसे इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 2 की बात करते हैं, आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तीसरा, प्रॉफिट्स इफ एनी, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, रीइन्वेस्ट इन चैरिटी, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट वुड बी स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। 5 वुड बी, सर आपने कुछ कॉन्ट्रावेंशन करा लाइसेंस लेने के बाद, तो ये जो सीजी है, ये सीजी इस कॉन्ट्रावेंशन की वजह से आपके साथ 3 चीजें कर सकती है। पहला पॉइंट, लाइसेंस रिवोक, लाइसेंस छीन लेगी। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब आप एक नॉर्मल कंपनी बन जाओगे। व्हेन आई हैपन टू से नॉर्मल, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम आगे जाके पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी, कि सर 21 की जगह 14 दिन, वो वापस 21 हो जाएगा। हम आगे जाके पॉइंट पढ़ेंगे, नाम के पीछे कुछ लगाना नहीं पड़ता, अब लगाना पड़ेगा। हम आगे जाके पढ़ेंगे, कमेटी नहीं बनानी पड़ती, अब बनानी पड़ेगी। हम आगे जाके पढ़ेंगे सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लगता, अब लगेगा। हम आगे जाके पढ़ेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, अब है। तो अगर लाइसेंस रिवोक करा तो आप एक नॉर्मल कंपनी बन जाओगे, आपके साथ सारे बेनिफिट छीन लिए जाएंगे आपसे। तो पहला काम जो सीजी कर सकती है ऑब्वियसली रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। दूसरा, सर लाइसेंस रिवोक करने के साथ साथ वाइंड अप, कि भाई मार डालो कंपनी को। रिवोकेशन के साथ साथ अमालगमेट कर सकती है हमें दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। हम अभी के लिए सिर्फ लिख रहे हैं अमालगमेट। डन। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, सबसे मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
आगे बात करते हैं, अगेन सीक्वेंस में जाते हैं इंपॉर्टेंस की लिस्ट में। 6 सर नोटिस फॉर जनरल मीटिंग नॉर्मल कंपनी के लिए 21 है, आपके लिए 14 है। मतलब अगर मीटिंग आज थी तो आज से 21 दिन पहले इन्फॉर्म करना था मेंबर्स को कि भाई मीटिंग है, आ जाना। हमारे सेक्शन 8 के लिए इट इज ओनली 14 डेज। ऑब्वियसली रिलैक्सेशन, कहाँ 21 दिन पहले बताना पड़ रहा है और कहाँ 14 दिन पहले भी चल जाएगा। 7th सर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ये आपको सब नहीं बनाने का रही। सर होता क्या है, सेक्शन 178 सीए फाइनल में आएगा। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी मतलब हमारी कंपनी में कौन डायरेक्टर बनेगा, उसकी कितनी पगार होगी, वो ये कमेटी डिसाइड करती है। शेयर होल्डर रिलेशन कमेटी मतलब नाम ही लिखा हुआ है सर, अगर शेयर होल्डर को दुख दर्द है, डिविडेंड नहीं मिला या ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आधा मिला, तो इस कमेटी में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब झमेला सेक्शन 8 के अंदर नहीं है, चिल रिलैक्स। फिर 8 बोलता है सर मिनिमम डायरेक्टर्स के प्रोविजन, जो हमने अभी सेक्शन 3 में देखे थे कि सर प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी कम से कम 3 होने चाहिए, वो इसको नहीं लगता, एक से भी काम चल जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्लॉज भी आपको नहीं लगता। कितना सिंपल हो गया। 9th के ऊपर आते हैं, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नो लिमिट। 10th पे आते हैं, नाम के पीछे आपको ये नाम आपका प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं लगाना है। 11th फॉर्म आपकी कंपनी के अंदर पार्टनर मेंबर क्या लिखूं, मेंबर लिखता हूं, मेंबर बन सकता है। 11 पॉइंट्स हैं, वेट कर रहा हूं आपको उसको डिकोड करने का वापस। हमने शॉर्ट में लिखा है, आपके ब्रेन में तो ऐसे ही स्टोर होना चाहिए, आपको वहां से फिर सेंटेंस बनाते आना चाहिए। आई विल वेट। 11 पॉइंट्स, डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो याद कर लो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं सर, 1 मिनट। ऑल 11 पॉइंट्स। सीक्वेंस चेंज कर सकते हो ऑब्वियसली, सारे पॉइंट्स आने चाहिए। यस सर प्लीज। पेनल्टी तो अपने एग्जाम के एक दिन पहले याद करेंगे ना, वो तो जाके वॉमिट ही करना है, वो भी याद करके क्यों अपन लोड लें। थर्टी सेकेंड्स मोर, आई विल वेट। हो जाना चाहिए। हम एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं, अभी लास्ट टाइम बने January 25। सर हाँ सर, बाजू में पढ़ो जल्दी और मुझे आंसर करो, मन में पढ़ सकते हैं, आंसर करेक्ट होना चाहिए। उसने पूछा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो एग्जाम ऐसा लिखेगा कर सकते हैं, ऐसी बात है, तो हाँ होगा तो ना होगा, हाँ होगा या ना होगा। बाजू में सर क्यों, प्रॉफिट शेयर किया और मतलब सेक्शन 8 के उसमें लिखा रहता है कि उसमें और सेकंड हाफ का आंसर, सेकंड हाफ में बोलो, फर्स्ट हाफ तो नहीं है क्योंकि वो मेंबर हो सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ में क्या लिखेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ, सेकंड मतलब सेकंड आंसर लिखेंगे क्या, वो पूछ रहा हूँ। पार्टनर हो सकता है तो उसकी वजह से बंद कर रहे हैं, वो बराबर है कि नहीं वो पूछ रहे हैं। पार्टनर हो सकता है तो उसकी वजह से वो वाइंड अप नहीं होगा, पर उससे प्रॉफिट शेयर किया ना तो उसकी वजह से वो वाइंड अप होगा। दो अलग अलग क्वेश्चन है, तो एक आपको लिखना पड़ेगा वाइंड अप होगा, एक लिखना पड़ेगा वाइंड अप नहीं होगा। एक सफिशिएंट रीजन है, एक सफिशिएंट रीजन नहीं है, आपसे ओवरऑल नहीं पूछ रहा, ये अलग है और ये अलग है, तो दोनों का आंसर भी अलग अलग होगा। ओपन करता हूं, पढ़ सकते हैं एक बार, ये तो डिफाइन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, हमने सारे पॉइंट्स कर लिए। Section of the Companies Act deals with formation of companies which are formed to
promote the charitable objects of commerce, art, science, sports, education, research, etc. Such company intends to obtain profits in promoting its objects and prohibiting the payment of dividend. Section 8 operates under special license from CG. Revocation ये सब हो सकता है. फिर ये तो पूरा क्वेश्चन रिपीट करा. कंक्लूजन आपके सामने रीड कर सकते हैं. आगे 8 खत्म हो गया. क्वेश्चन आया था पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 का मिक्सचर, 3 एंड 5 का मिक्सचर, जिसमें आपको एनीवे 1 तो लिखना ही था. 1 वॉज हिडन. आप नहीं लिखते आपका 1 मार्क कट जाता. तो 1 तो मुझे एनीवे हमेशा लिखना है. 3 क्वेश्चन में था और 5 क्वेश्चन में था. 5 के अंदर भी सिर्फ ये वाला पॉइंट था. 1 तो लिखना ही पड़ेगा. 3, 5 उसने आपसे पूछा था. 6, 7, 8 के ऊपर से एक मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं. एक केस स्टडी क्वेश्चन आ गया और एक लाइन के उसने 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए. यहां से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. डन, हमने सभी कवर कर लिया. 9 कुछ भी नहीं है. इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, सिंपल भाषा में फीचर्स ऑफ अ कंपनी. डिकोडिंग करें. ए वॉज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसका दूसरा नाम भी है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. एल की बात करें लिमिटेड लायबिलिटी. आई के ऊपर पूरा केस है अपने पास, पूरा एक टॉपिक है अपने पास कॉर्पोरेट फील्ड वाला, इंडिपेंडेंट सेपरेट लीगल एंटिटी. एच वॉज होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. टी वॉज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. सी वॉज कॉमन सील. सी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था लास्ट अटेम्प्ट में भी, लास्ट अटेम्प्ट में भी. कैन सू, कैन बी सूड, परपेचुअल सक्सेशन. हम सी की बात करते हैं. हमने सी पॉइंट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सर कॉमन सील ऑप्शनल है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा. इन केस ऑप्शनल है और आपने कॉमन सील नहीं रखी है तो सिग्नेचर होगा या तो D+D या तो D+C. तो कंपनी में अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे. कंपनी सेक्रेटरी है तो डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा. ठीक है. इसके अलावा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन वाला पॉइंट कि सर जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत सारे काम कर सकता है, सू करने का, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, ऑल दोस थिंग्स. तो उसको हम लीगल पर्सन बोल रहे हैं क्योंकि लॉस को आइडेंटिफाई करता है. और आर्टिफिशियल है बिकॉज पेन और पेपर पे जन्मा है. एल समझ में आता है लिमिटेड लायबिलिटी. आई कॉर्पोरेट विल में करेंगे. एच कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है. टी डिपेंड करता है. प्राइवेट कंपनी है तो रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर शेयर्स के ऊपर, पब्लिक कंपनी तो फ्री ट्रांसफरेबल है. सी हमने डिस्कस करा. सू एंड परपेचुअल समझ में आता है. ठीक है. फटाक से क्वेश्चन देख लेते हैं. पहले लास्ट अटेम्प्ट का 2 मार्क का था शायद, ऐसा मुझे याद है. क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3 हाँ 2 मार्क का. 3 का बी का 2 बोलता है whether it is mandatory to have common seal for the company. इसका लिखना पड़ेगा आंसर 1 मार्क का. If not, then what are the other options available as per Companies Act 2013. तो लिखना पड़ेगा आपको. अगर वो याद नहीं आता ना, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 चलेगा. तो आपको इतना लिख के आना पड़ेगा कि नो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू हैव अ कॉमन सील, फुल स्टॉप. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक लाइन छोड़ के. व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल? द ऑप्शंस अवेलेबल आर in case of no common seal the documents shall be signed by either by 2 directors and in case company secretary is appointed by director and company secretary. पढ़ लेते आंसर और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन करते. तो इजी क्वेश्चन था, या पढ़ सकते हैं.
आगे एक सेप्टेम्बर में क्वेश्चन आया था, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था। पी का 1 नहीं है, ओपीसी का है, कर लिया हमने। पी का 2 टॉर्मेंट कंपनी का है, करेंगे इसको आज। 2 पे आते हैं। 2 का पी ना, मतलब 3 का भी है। यही होना चाहिए। पीछे ब्लैक एंड येलो, शुरू करिए, आंसर दीजिए। ये हैज टू बी फॉर 3 और 4। 3। सर 2 डायरेक्टर्स थे, तो उस अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट किया हुआ तो 2 डायरेक्टर्स साइन कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और नीचे और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी को साइन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आंसर देखते हैं। राइट है। पढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, इजी इजी इजी। इससे भी कहीं नहीं लिखा वो अमेंडमेंट 2015, मैंने भी कहा था इग्नोर। नीचे सेकंड आंसर, डन। आगे आखिरी सेक्शन पे आ गए सर। 455 लास्ट टाइम में क्वेश्चन था, लास्ट टाइम में क्वेश्चन था, मतलब 3 अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में आ गया ये टॉर्मेंट कंपनी। लॉजिक आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट है सर। कंपनी फॉर्म फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, फिर और है होल्ड एन असेट, फिर वापस और है होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर यहां पे एंड है, तो पहले 3 के बीच में और, फिर एंड, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ऐसा कंपनी या फिर एक इनएक्टिव कंपनी। को बेसिकली स्टेटस मिलेगा डॉर्मेंट कंपनी का। अब इनएक्टिव कंपनी होता है क्या है, उसके अंदर फर्दर 3 पॉइंट है अपने पास। पहला, जिसने अपना बिजनेस कमेंस नहीं करा, बिजनेस नॉट कमेंस्ड। दूसरा, सर पिछले 2 साल से 2 years नो एसईटी। तीसरा, सर पिछले 2 साल से कंपनी ने आरओसी को सबमिट नहीं करा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। इसको हम डॉर्मेंट कंपनी बोल देंगे। फिर लास्ट पॉइंट, ऑब्वियसली सर 2 जगह पे यूज हुआ एसएटी, यहां पे और यहां पे। सो ऑब्वियसली नाउ द क्वेश्चन इज, इसका मतलब क्या? लॉ में क्या बोलता है? एसएटी का मतलब ऑल ट्रांजैक्शंस, सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही होते हैं, एक्सेप्ट 4 है।
इन 4 का मतलब ये कि सर ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है और ये अलाउड है, अलाउड ट्रांजेक्शंस है। आप डोमेन कंपनी होके भी ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसमें पहले तो बहुत ही आसान, पेमेंट ऑफ फीस टू आरओसी, भाई वो तो पे करना ही पड़ेगा। दूसरा, पेमेंट मेड अंडर एनी लॉ। तीसरा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एंड आखिरी, मेंटेनेंस और ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स का पैसा देना, ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। खत्म सर, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने 455 के अंदर। देख सकते हैं एक बार, एलवेट डाउट है फटाक से पूछ सकते हैं। इतना ही आपको आना चाहिए, इसके बेसिस पे हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हम देखेंगे ना अभी। आगे सीधा क्वेश्चन पे आते हैं सर। जनवरी 2025 ये रहा, आई थिंक कंपल्सरी क्वेश्चन में था शायद। ना 2 में देखते हैं, 2 का बी ना, मतलब 3 का बी का 2 हो गया ऑटोमेटिक। ये मैंने करा PF5 वाला 68% आ रहा था शायद, कुछ ऐसा मुझे याद है। अरे कौन गया भाई, तू करना पड़ेगा। सितंबर देखो एक बार। बी का 1 नहीं, बी का 2, हाँ यही है। सितंबर 24 बी का 2, मतलब कंपल्सरी क्वेश्चन में ही है सर। माशाल्लाह, डिफिकल्ट है। हाँ बाजू रे भाई, आपकी बारी आ गई, जल्दी करिएगा, आंसर देना मुझे। बाजू में सर क्या ऐड करेंगे? और ऑब्वियसली मीनिंग डॉर्मेंट कंपनी, मीनिंग डॉर्मेंट कंपनी, फिर एसएटी, और फिर ये कि ये अलाउड एसएटी नहीं है, ये एसएटी है, मतलब ये डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं मिल सकता। आंसर देखते हैं एक बार। पी का 2 ये रहा, देख पहले डेफिनेशन लिखा उसने, उसके लास्ट में शोला तो भाई घर जाने का, क्लास में नहीं बैठने का, ऐसे टाइम पास करने के लिए, या बैठ के पढ़ने का, या घर जाने का सीधा। सेकेंड टाइम नोटिस करा मैंने, यहाँ पे देख सबसे पहले डिफाइन करा, उसके बाद क्वेश्चन में क्या वो लिखा, एंड लास्ट में लिख दिया डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिल सकता, नीचे कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं एस नहीं लिखा, अपन टाइम अगर होगा तो लिख कराएंगे, पढ़ सकते हैं एक बार। नेक्स्ट सेक्शन में कुछ भी नहीं बचा अपना सर, सेक्शन सारे खत्म हो गए, ऑल 23 यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे के सारे, ऑल 23 सेक्शन सारे यार। सेक्शन के अलावा 3 टॉपिक और हैं, हम पहले इजी कर लेते हैं। डन, दोनों पॉइंट हो गए। दोनों क्वेश्चन 6 मार्क के लिए एग्जाम में आ चुके हैं, काइंड्स तो 2 बार आ चुका है, क्लासिफिकेशन एक बार ही आया है। लॉजिकली पढ़ो, सबसे ऊपर ऑथराइज शेयर कैपिटल होगा, मैक्सिमम औकात जितना कंपनी शेयर इशू कर सकता है, उसमें से हमें जितनी पैसों की जरूरत होगी उतना ही इशू करेंगे, तो वो इश्यूड शेयर कैपिटल हो गया। इसमें हमें लोगों ने कितना भाव दिया वो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल हो जाएगा, हमने कितने पैसे मंगाए वो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा, और उन्होंने कितने पैसे दिए मेंबर्स ने वो पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा। कितना लॉजिकल है।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के अंदर ये 5 पॉइंट्स हैं। ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। काइंड्स की बात करें, 2 काइंड है सर, इक्विटी, अर्निंग, प्रेफरेंस। इतना लिखे मार्क्स मिलेंगे नहीं, आपको इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। सर इक्विटी के 2 टाइप्स होते हैं और प्रेफरेंस को प्रेफरेंस बोलने के 2 रीजंस होते हैं। पहले इक्विटी 2 टाइप्स की बात करते हैं, विथ वोटिंग राइट्स और विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का मतलब सर 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। डीवीआई मतलब एग्जांपल के लिए 10 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। तो इक्विटी कैपिटल के अंदर आपके नॉर्मल वोटिंग राइट्स वाले शेयर, एबनॉर्मल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। तो इक्विटी भी 2 तरह के होते हैं, सी इंटर में आएगा सेक्शन 43। तो विथ वोटिंग राइट्स एंड विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये टाइप्स हुए। प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं, उसके 2 रीजन। पहला, सर आपको डिविडेंड जो मिलता है वो इक्विटी से पहले मिलता है, मतलब पहले आपको डिविडेंड पे करेंगे प्रेफरेंस वालों को, फिर पैसा बचा तो शायद इक्विटी को पे करेंगे। मोर ओवर जब कंपनी का वाइंड अप होगा और जब हम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे तब अगेन पहला असेट बेचने के बाद जो पैसा है पहले प्रेफरेंस को देंगे, फिर बचा तो इक्विटी को देंगे। खत्म टॉपिक। कितना ज्यादा इजी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। वेटिंग 30 सेकेंड्स, बहुत ज्यादा इजी लगना चाहिए। नेक्स्ट, सुपर इंपॉर्टेंट, सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, डॉक्ट्रिन। 3 पार्ट में डिवाइड किया इसको हमने, अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडो मैनेजमेंट। वापस से रिकॉल करते हैं, हमने ऐसा पढ़ा था सर, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है बेसिकली प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल। डन। स्टार्ट अपन करेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस से, यहां से। कभी एग्जाम में आता नहीं बट हम पढ़ेंगे फिर भी। हमने ऐसा पढ़ा हुआ है सर, कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है मान लेना, ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज पता होना, चलना वे। हैंग हो गया, नाइस। इसमें एक सेक्शन भी है 399 करके, आपने बुक पढ़ा होगा तो, जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि सर MOA and AOA once submitted to the ROC becomes public documents which is available for inspection to all at the payment of nominal fees। ये आपको सब कुछ एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा सर, तब जाके मार्क्स मिलेगा। चला चला, नहीं तो सवाल कुछ भी नहीं। एक लाइन इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ इतनी सी है जो एग्जाम में लिखनी पड़ेगी आपको। एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज deemed to have knowledge about the MOA and AOA of the company. He is deemed to have read the MOA and AOA of the company. It is not just presumed that he has read MOA and AOA, it is also presumed that he has understood the MOA and AOA in its true perspective. मतलब जैसा हम बोलना चाहते थे वैसा ही उसने समझा। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि आउटसाइडर जो कंपनी से डील कर रहा है उसने कंपनी का MOA पढ़ लिया एंड समझ भी लिया। नहीं पढ़ा और नहीं समझा वो उसका प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम नहीं। और आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस खत्म भी हो जाता है। क्या हुआ इसको, चला चला। मान लेना, पता होना, नाइस। हो गया इसका उम्र, बंद हो जा रहा है, बंद भी नहीं होगा। अल्ट्रावाइज पे आते हैं। एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया 3 बार, फटक से उसके ऊपर आते हैं। अल्ट्रावाइज का मतलब एंड उसके इफेक्ट्स, 4 इफेक्ट्स हैं, ऐसा आपको याद आना चाहिए। वो 4 बात की बात है, पहले केस में याद आना चाहिए।
बिकॉज अगर केस स्टडी क्वेश्चन भी आया तो केस लॉ मेंशन करना पड़ेगा, थ्योरी क्वेश्चन आया केस लॉ मेंशन करना पड़ेगा। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची 1875, ये याद नहीं करा चलेगा, बट बाकी आपको आना चाहिए। अंदर क्या हुआ तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा कंक्लूजन आना चाहिए, और वही वो कंक्लूजन अपन पढ़ रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट ट्रांजैक्शन, पहला पॉइंट बुक में लिखा हुआ है, एन अल्ट्रावायलेट ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच ट्रैवल्स बियॉन्ड द एमओए ऑफ द कंपनी या बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए ऑफ द कंपनी, फुल स्टॉप। द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज दैट इट इज कंसिडर्ड नल एंड वॉइड, ऐसा को पहले पॉइंट में मिलना चाहिए। तो सिंपल भाषा में पहला पॉइंट जो है वो मीनिंग हुआ, एंड मीनिंग प्लस आगे ऐड कर दिया नल एंड वॉइड, सिंपल, पहला पॉइंट खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 2, 3, 4 के अंदर एक वर्ड कॉमन है, रेटिफाई। पॉइंट नंबर 2 बोलता है रेटिफाई नहीं हो सकता, 3 बोलता है हो सकता है, 4 बोलता है हो सकता है। मतलब अगर आपका ट्रांजैक्शन एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, बुक में लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय यूनानिमस कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब अगर 100% लोग भी बोले कि भाई रेटिफाई करो, रेटिफाई नहीं हो सकता। 100% मेंबर्स की बात कर रहे हैं, रेटिफाई नहीं हो सकता। थर्ड बोलता है सर अगर कोई ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के अल्ट्रा वायर्स है बट कंपनी के इंट्रा वायर्स है, हम कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनी के इंट्रा वायर्स है, मतलब रेटिफाई हो सकता है। फोर्थ बोलता है सर अगर कोई ट्रांजैक्शन एओए के बियॉन्ड है, एओए के अल्ट्रा वायर्स है, उसको भी रेटिफाई कर सकते हैं, पर लगेगा स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। लॉजिक की बात करें, हमने कंटेंट्स ऑफ एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है स्कोप ऑफ एक्टिविटीज जो कंपनी कर सकता है, हमको उसके बियॉन्ड नहीं जाना, मतलब मुझे एमओए के बाहर नहीं जाना, एओए के बाहर तो जा ही सकता हूँ ना। तो पॉइंट नंबर 4 का लॉजिक हुआ कि आप एओए के बाहर जा सकते हो, आप एओए रेटिफाई कर सकते हो, बस स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लेना उसको ऑल्टर करने के लिए एओए को, एंड कैन बी रेटिफाइड। 3 उससे भी ज्यादा आसान कि सर डायरेक्टर की औकात के बाहर बट कंपनी की औकात के अंदर, अल्टीमेटली हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, रेटिफाई कर सकते हो, मतलब अप्रूवल, सब्सिक्वेंट अप्रूवल दे सकते हो। एंड सेकंड तो बेसिक ये सर अगर आप एमओए के बाहर गए उसको रेटिफाई नहीं कर सकते यूनानिमस कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर के बाद भी, तो मुझे ये 4 पॉइंट आने चाहिए और मुझे केस लॉ का नाम आना चाहिए, दैट्स इट। पढ़ लो बुक के अंदर, आई वेट, इसको ठीक करने का ट्राई करते हैं। All the 4 points. एंड केस लॉ का नाम। डन हो जाना चाहिए अब तक। हाथ से बाजू में स्टार्ट करते हैं जल्दी। ऑब्वियसली सारे ठीक है। पहला तो वही नहीं है, दूसरा would be anything beyond the powers of ratify. Unanimous decision of all the shareholders cannot ratify a culprit. An ultra vires transaction. Ultra-vires transaction. दूसरा would be can be ratified. There is डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड है, बट कंपनी के लिए इंट्रा वायरस है। तो डायरेक्टर्स के लिए क्या हुआ? अल्ट्रा वायरस। हाँ ऐसे बोलना पड़ेगा ना आगे। क्या अमेंड करना है? कहाँ? बोर्ड मीटिंग में? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में किस लॉ का नाम? कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। ठीक है, इतना से अल्ट्रा वायर्स के अंदर। इसके अलावा एक दो अच्छे अच्छे पॉइंट और भी हैं जो थियरी में शायद लिखने पड़ सकते हैं। जैसे उसमें एक पॉइंट है द कंपनी कैन नाइदर सू नॉर बी सूड
ऐसा आपको एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा। फिर एक और एक अच्छा लाइन है, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शंस आर इनऑपरेटिव इन लॉ। आपने मार्क नहीं करा ये सब गंदा गंदा लैंग्वेज, मॉडल के अंदर मार्क करवाना चाहिए, मैंने लिखा है होना चाहिए। इनऑपरेटिव वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए, कैन नॉट शो वाला आंसर आना चाहिए, और 4 पॉइंट्स तो ठीक है हमने खरीदी है। दैट्स ऑल अबाउट अल्ट्रा वायर्स। इस तरह कुछ भी आपको याद नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर कोई केस लॉ नहीं है। हम आ जाते हैं इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर। थर्ड पैराग्राफ के अंदर आखिरी 10 वर्ड्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। इंडोर मैनेजमेंट के अंदर कंपनीज इंटरनल प्रॉब्लम्स आर कंपनीज प्रॉब्लम, ऐसा मॉडल में लिखा हुआ मिलना चाहिए। तीसरे पैराग्राफ के लास्ट में लिखा होना चाहिए मेरे हिसाब से। कंपनीज इंटरनल प्रॉब्लम्स आर कंपनीज प्रॉब्लम्स एंड नॉट आउटसाइडर्स प्रॉब्लम, ऐसा एक लाइन आपको मिलना चाहिए। मतलब सर जब आउटसाइडर डील कर रहा है कंपनी के साथ तो ऐसा मान के चलेगा कि यहाँ पे सारे काम एज पर एमओए एंड एओए हो रहे हैं। सर ऐसा मान के क्यों चलेगा? क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ, मैं कंपनी का मेंबर भी नहीं हूँ, मैं तो बाहर वाला हूँ, क्रेडिटर हूँ, बैंक हूँ। मुझे कैसे पता पड़ सकता है कि आपने अगर काम एमओए एओ के हिसाब से नहीं करा? मैंने आपका एमओए पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था XYZ, आप कर रहे हो PQR, मुझे कैसे पता पड़ सकता है? ठीक है, हम ऐसा मान के चलेंगे कि आप एज पर एमओए एओए काम कर रहे हो। सपोज नहीं कर रहे और मैटर कोर्ट में गया, आउटसाइडर विल विन, कंपनी विल लूज। केस लॉ है हमारे पास यहाँ पे एनीवे। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्पॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ नाम आना चाहिए और कंक्लूजन आना चाहिए। कंक्लूजन मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज कैन डीम that all the affairs within the company are being done as per MOA and AOA of the company. If the internal affairs are not as per MOA and AOA, it is the company's problem and not the outsider's problem. And then आपको एक कोट करना पड़ेगा। ये तो ठीक है। What is important is इसके exceptions। 3 दिए सर आपकी बुक के अंदर, वैसे तो 5 होते हैं, आपके सिलेबस में 3 ही दिए हुए हैं। पहला है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी, फिर है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, और लास्ट वाला है फॉर्जरी। ऐसा आपको 3 पॉइंट मिलने चाहिए। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी के हम 2-3 क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक है, क्लास के अंदर। वो इंपॉर्टेंट भी है, ऑल्दो वो केस लॉ नहीं लिखता जो आपकी बुक में लिखा हुआ है आनंद बिहारी लाल वर्सेस इंश्योरेंस कंपनी, वो एग्जाम में लिखता नहीं है, बट आपको आता तो आप ऑब्वियसली लिख सकते हो। पहला पॉइंट के अंदर क्या है कि सर मुझे पता है अगर कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है और मैं फिर भी डील कर रहा हूं तो मेरी गलती है, वो कंपनी की गलती नहीं है सर। बाजू वाले में बोलता है कि सर कोई ट्रांजैक्शन बहुत अनयूजुअल नेचर का है, करा था इसका मैंने क्वेश्चन नवंबर 2022 क्वेश्चन 1 का बी, देख लेते हैं एक बार। पास पेपर्स नवंबर 22 क्वेश्चन 1 का बी, ऐसा मेरे ब्रेन में स्टोर्ड है, देखते हैं। सर पढ़ सकते एक बार, आई विल वेट। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आज तक बना नहीं इस टॉपिक से। दिस हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट। सिर्फ 4 मार्क का आया, कम से कम 5 मार्क का होना चाहिए था मिनिमम, ओनली 4 मार्क्स। वेटिंग स्टिल। वही क्वेश्चन है, 100% वही क्वेश्चन है, सिमिलरली सेम है। आंसर पे आते हैं। हाँ भाई दीदी क्या लिखें? ना वेटिंग, 15 सेकंड वेट करता हूं। कैसे चलेगा? कहाँ है अपनी प्रिपरेशंस? हम उठे
क्या लिखेंगे? क्या कह सकते हैं? कंपनी कैन फायर, कंपनी सू कर सकती है मिस्टर आर को। ऑनलाइन में आंसर अभी आ गया है। एक ही आंसर आपका, दैट्स इट, फाइनल, फुल स्टॉप। अब तक क्या कर रहा था? बाजू में सर। तो मिला तो नहीं, पेमेंट तो मैं सेकंड में भी कर सकता हूँ, मतलब प्रूव करना है तो सेकंड में भी प्रूव कर सकते हैं पेमेंट का। रॉन्ग कंक्लूजन, राइट है, लॉजिक रॉन्ग है। बाजू में सर। कौन से केस में? पीछे सर, क्या आंसर आएगा? बाजू में सर। फुल स्टॉप, ये आंसर फाइनल मेरा। सबके 0 मार्क्स। वाट लगी हुई है सर आपकी, घंटा आपने कोई रिवाइज नहीं कराई। हाँ दीदी। रीजन? तो वो तो उसने भी बोला, राइट। आंसर राइट, लॉजिक अभी भी रॉन्ग। बाजू में दीदी। हाँ तो मैं तो बोल ही रहा हूँ नहीं होगा, रीजन चाहिए। नहीं, कोई रीजन नहीं। मैं आता हूँ रीजन पे। यहाँ लिखा है उसने was issued, signed and sealed receipt। इसका मतलब निकल के आता है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी नहीं होगा। आप मुझे बकायदा रिसीट दे रहे हो, साइन करके दे रहे हो, तो मैं ऐसा मान लूंगा कि ठीक है आपके पास ऑथोरिटी है। मतलब यहाँ पे कोई सस्पिशन, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा कि यार ये सब सही हो रहा है गलत हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। एडनोवेट का वॉचमैन अगर आपको रिसीट देता है एडनोवेट की साइन करके, आपको ये लगेगा हाँ ये ऑथराइज बंदा है, उसके पास कहाँ से रिसीट बुक आ गई, मतलब ऑथराइज बंदा है। क्वेश्चन चेंज हो जाता यहाँ पे, इफ रिसीट अंडर द कंपनी कॉमन सील वॉज नॉट इशूड बाय मिस्टर सी, यहाँ पे सर सस्पिशन होता, क्वेश्चन मार्क। मतलब ये आंसर होता एक्सेप्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और इसका आंसर होता इंडोर मैनेजमेंट। एक जगह सस्पिशन नहीं हुआ तो वो इंडोर मैनेजमेंट में जाएगा कि सर वो कंपनी की प्रॉब्लम है कि उसके पास रिसीट बुक कैसे आ गई, दैट इज कंपनीज प्रॉब्लम। सेकेंड के अंदर दैट इज योर प्रॉब्लम कि उसने आपको रिसीट इशू नहीं करी, तो आप ऐसा कैसा मान गए कि वो ऑथराइज बंदा है? क्या आपकी गलती होगी? बोल। सॉरी, मुझे कैसे पता पड़ सकता है कि वो फेक रिसीट है? मैं देखूंगा कि मैं पीए में आया तो मुझे पीए की क्लास में एक नोटिस मिली, इसके ऊपर पीए का सिंबल था, एड्रेस लिखा था एंड साइन थी। वो फेक हो गया, वो कंपनी का प्रॉब्लम है, मेरा कोई प्रॉब्लम हुआ। आंसर देखते हैं एक बार। ये रहा सर, पढ़ सकते हैं? आई विल वेट। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी के ऊपर क्वेश्चन था।
कुछ से केस लॉ लिखा हुआ है। आगे कंक्लूजन बढ़े तो भी समझ में आ जाता। आर इज नॉट लायबल, हैड जेन्युइन रीजंस टू ट्रस्ट मिस्टर सी, क्योंकि उसको साइन और सील रिसीव थी। नीचे नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर आर। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आज तक नहीं बना, ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट वाज देयर। एक टॉपिक बचा अपना, और कंपनीज एक्ट इज 100% डन। कॉर्पोरेट लास्ट पैराग्राफ काम का मेरे ये रहा। This case clearly established that company has its own existence, and as a result, a shareholder cannot be held liable for the acts of the company. Even though he holds virtually the entire share capital, the whole law of corporation is in fact based on the theory of separate corporate entity. तो बेसिकली भैया अपन को सिर्फ इतना बोलने की ट्राई कर रहा है कि सर कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं। यहाँ पे एक पर्दा, पर्दे की इस तरफ कंपनी, पर्दे की इस तरफ मेंबर्स। कंपनी अलग, मेंबर अलग। मतलब करोड़ की कंपनी ने कोई कांड किया तो आप मेंबर को नहीं पकड़ सकते। आपकी ऊपर लाइन में लिखी हुई है, मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द कंपनी। ऐसा आपको एक लैंग्वेज मिलेगा अपनी बुक के अंदर। दैट इज व्हाट इज कॉर्पोरेट वील। अब लोग बेसिकली इसका फायदा उठाने लगते हैं। बड़े बड़े कांड कर दिए कंपनी के नाम पे और बोला कि भाई कंपनी को पकड़ो, हमको मत पकड़ो। तो लॉ में कहने वाला कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है। हमारे पास 5 इंस्टेंसेस हैं जब हम इस पर्दे को बेसिकली डिसरिगार्ड कर देंगे। डिसरिगार्ड करने का मतलब ये हुआ कंपनी इज इक्वल टू मेंबर। तो जो कंपनी ने कांड करे थे उसके लिए आप मेंबर को भी पकड़ सकते हैं। दिस इज व्हाट यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील। तो कॉर्पोरेट वील मतलब दोनों अलग अलग है, लिफ्टिंग मतलब दोनों एक है। उसके लिए वी बेसिकली हैव 5 केस लॉज। डाइमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, डिनशॉ एनर्जी पेट्रोल वर्सेस सीएटआई, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न। ये रहा सर। पांच आपको आनी चाहिए। हम आपको बता चुके ऑलरेडी कि सर 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो आपको पांचों पूछेगा, या तो वो इसका केस स्टडी पूछेगा, या तो वो इसका केस स्टडी पूछेगा। 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो पांचों आएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, डिनशॉ पे केस स्टडी आएगा जो आ चुका है, गिलफोर्ड पे केस स्टडी आएगा जो आ चुका है। मुझे इसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड आना चाहिए, सॉलिसिट। अगर मुझे क्वेश्चन में सॉलिसिट दिख गया मतलब सर यही है। यहां पे आपको वर्ड आना चाहिए असेसी। टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जो टैक्स पे करता है उसको असेसी बोला जाता है, क्योंकि उसका असेसमेंट होता है कि तूने कितना कमाया होगा, तूने क्या छुपाया, तेरा कितना टैक्स बनता है, उसको बोलते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट से वर्ड आया असेसी। तो अगर मुझे क्वेश्चन में असेसी दिखा मतलब सर वो डिनशॉ की बात कर रहा है। या फिर टैक्स इवेजन दिखा तो भी डिनशॉ, ठीक है। जिसने आपको क्वेश्चन में प्योरली सब बता के देगा, 3 प्राइवेट कंपनी बनाई, फिर खुद को लोन ट्रांसफर किया, सब कुछ वही होगा जो ओरिजिनल केस में था। वर्ड्स पकड़ने मुझे असेसी और नीचे मुझे वर्ड पकड़ना है सॉलिसिट। बाकी दिन तो वैसे ही बकवास हैं सर। ये तो हमको एनीवे पढ़ना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। उसके अंदर पहला ही पॉइंट दिया हुआ है ट्रेडिंग विद एनिमी, जहां पे आगे लिखा है वॉइड एब इनिशियो। तो एनीवे वहां पे कवर हो जाएगा। थर्ड, बोनस इवेजन कर रहे थे आप, बोनस नहीं पे करना था अपने वर्कमैन को, तो नाम से दिख रहा है सर कंपनी के वर्कर्स ने कंपनी के अगेंस्ट केस ठोक दिया। एंड लास्ट तो बकवास है, याद से इतना होना चाहिए कि सर अगर होल्डिंग को लाइसेंस नहीं मिलेगा तो उसकी सब्सिडरी को भी नहीं मिलेगा। इफ लाइसेंस विल नॉट बी गिवन टू होल्डिंग कंपनी देन सब्सिडरी कंपनी को भी लाइसेंस नहीं देंगे। खत्म। देख रहा हूँ कोई डाउट है तो कोई केस के अंदर क्या हुआ था ऐसा कुछ, या किस में क्या जजमेंट था उसमें देखने डाउट है तो पूछ सकते हैं। वेट, ये रहे सारे केसेस। कर लेते। कंपनी ए इन्वेस्टमेंट करा हमने कंपनी बी के अंदर, तो बी जो भी कमा रहा है उससे हमको बेसिकली रिटर्न्स मिल रहे हैं अच्छे खासे।
अब इन रिटर्न्स की वजह से हमारे कंपनी ए का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड बहुत हैवी है, जिसकी वजह से हमें हमारे वर्कर्स को बोनस पे करना पड़ रहा है। फिर ए ने दिमाग लगाया, ए ने अपना इन्वेस्टमेंट जो बी के अंदर था वो सी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। तो अब सी होल्ड करता है बी के अंदर, तो जो रिटर्न्स है वो भी सी को आ रहे हैं ना कि ए को। मतलब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट हल्का हो गया, क्योंकि जो पहले मेरी इनकम में दिख रहा था अब वो सी की इनकम में दिख रहा है। सर क्या है अलाउड है? हाँ अलाउड है। जो अलाउड नहीं है वो ये है कि सर सी का कोई धंधा ही नहीं था, सी को सिर्फ कागज से बनाया गया था ये बोनस ना पे करना पड़े इसलिए। अगर सी का कोई धंधा होता तो दिस इज अलाउड, इट्स ओके, ये टैक्स प्लानिंग जैसा हो गया। पर आप तो सी बना के ना सी के अंदर कोई परचेज है, ना कोई सेल है, ना कोई इनकम है, ना कोई एक्सपेंडिचर है, ना कोई असेट है, ना कोई लायबिलिटी है। मतलब इसको बनाने का सिर्फ एक वजूद था आपका, दैट इज नॉट टू पे बोनस एंड हेंस लिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट व्हील। हम सी का पर्दा उठाएंगे तो हमें ए दिखेगा। पढ़ सकते हैं। वेटिंग इजी पीजी। हटा रहा हूं। कब ये था सॉलिसिट आपको आना चाहिए था, ठीक है। बंद करता हूँ। कंपनी से कुछ भी नहीं बचा सर अपना, एक सेक्शन में नहीं बचा, सेक्शन छोड़ एक सब सेक्शन में नहीं बचा अपना। आपका अब तक घर पे ऑन योर ओन कंपनी से खत्म हो जाना चाहिए आज के लेक्चर के बाद। ये ऑलरेडी रिवीजन है, इसके बाद कोई रिवीजन नहीं होगा। तो आप अगर अभी नहीं कर रहे हो तो इट विल नेवर बी देयर। ये लास्ट चांस है आपके पास साथ साथ में रिवीजन खत्म करने का। तो अगर आपने अभी कंपनी से घर पे खत्म नहीं करा तो वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको आपको वापस उठाना पड़ेगा एग्जाम टाइम पे कि आज चल कंपनी से का रिवीजन करता हूँ। नहीं कर सकते अभी, फिर भी आपके पास टाइम है, अभी आप अच्छे से कर सकते हो, बाद में नहीं हो पाएगा। सारे सब्जेक्ट्स एक साथ आ जाएंगे, फिर बिकम टू हेक्टिक। तो जो भी आपने लिखा हुआ है नोट्स के अंदर ये, या फिर जो मैंने क्लास में लिखवाए थे, ये आपको खत्म करना पड़ेगा सर। हमने क्वेश्चन तो देख लिए जनवरी के, शायद सितंबर के नहीं देखे, शायद कुछ कुछ ही देखे। देखते हैं एक बार, नए क्वेश्चंस ऐड भी हुए हैं, वो भी ओपन कर लेते हैं एक बार, जो अपनी क्लास में नहीं करे। आरटीपी लेटेस्ट वाला आ गया 2025 का। देखते हैं इसमें कोई नया क्वेश्चन है तो। आरटीपी क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं वैसे, देख लेते हैं फिर भी। 80 नया दिख रहा है, 90 हमने अभी करा सर। लाइन्स पूछा है, इक्विटी और प्रेफरेंस लिखना पड़ेगा। इक्विटी के अंदर दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे, प्रेफरेंस के अंदर दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। 20 हमने अभी करा, तो 19 और 20 तो अपने हो भी चुके सर। 18 सीम्स टू बी अ न्यू क्वेश्चन, शायद देख लेते हैं। आर्टिकल्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। हमको इतना पता है ऑलरेडी कि सर हम स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग से आर्टिकल्स चेंज कर सकते हैं, उसमें जो भी हो रहा है इट कैन बेसिकली बी ऑल्टर्ड। पहले 1920 देखते हैं। ये तो देख, जो मैंने आपको पढ़ाया हर एक वर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। काइंड्स के अंदर पहले इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी के अंदर दो टाइप्स, विथ वोटिंग राइट्स एंड विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। फिर प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं सर, मुझे वो भी दिख रहा है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड either at a fixed amount or an amount calculated at fixed rate। ऊपर क्या लिखा है, with reference to company limited by shares means that part of issued capital of the company which carries or would carry a preferential right with respect to dividend का payment and repayment। 20 हमने ऑलरेडी देख लिया था, वहां से आंसर आया था डोमिनेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आते सर
ये रहा, पढ़ सकते हैं? आई विल वेट। आंसर डिस्कस के लिए अपन ने फिर पढ़ सकते हैं। ये सवाल हमने नहीं करा तो उसको हम याद नहीं करने वाले, हाँ बाकी आपको हर एक वर्ड समझ में आना चाहिए। तो एक नया क्वेश्चन करा अपन ने, ये तो आपका सबसेक्शन 1 हो गया। 5 का सबसेक्शन 1, ये तो पूरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मेरे काम का लास्ट टाइम नहीं है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आपको दे दे स्पेशल की जगह ऑर्डिनरी, तो क्या करने का? नहीं होगा, क्योंकि एओए आपका ऑल्टर होता है स्पेशल रेजोल्यूशन से ही, ऑर्डिनरी से आपका ऑल्टर नहीं होता। तो आपको लिखना पड़ेगा इनवैलिड। तो अपन को एक लेवल ऊपर लेकर गया, अपन उसके भी एक लेवल और ऊपर गए। हटाते हैं इसको। जनवरी में आई गेस सारे क्वेश्चन हो गए अपने, फिर देख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पर। जो नए क्वेश्चन अपने पास है, सेक्शन 8 हमने कर लिया, एंट्रेंसमेंट हमने कर लिया, 2 के बी पे आते हैं, आर्टिकल्स हमने कर लिया, 3 के बी पे आते हैं, पीएफआई लास्ट क्लास में करा, कॉमन सील आज किया। हर एक क्वेश्चन ऑफ कंपनीज एक्ट हमने कर लिया फ्रॉम जनवरी अटेम्प्ट। सितंबर देख लेते हैं और फिर आपको मैं छोड़ देता हूँ। बी आई गेस लास्ट क्लास में किया था, ये रॉबर्ट दिनकर लास्ट क्लास में किया था। ये हमने डॉक्यूमेंट का आज ही करा कि सर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा एंड नहीं मिलेगा आपको स्टेटस। नेक्स्ट बी, बाकी है सर, आते हैं वापस 3 का बी देखते हैं। आई थिंक नहीं करा हमने, फाड़ो क्वेश्चन है, फट के हाथ में आ जाएगी। ये कर लिया हमने, आज ही करा कॉमन सील वाला। नाइस, 2 क्वेश्चन बचे सर। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, हो ही नहीं सकता आपसे। ट्राई कर लो, वेट करता हूँ मैं। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसके जैसा किया है, पर ये उसका एक लेवल ऊपर है, एडवांस्ड लेवल है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व। हाँ भाई बोल, सेकंड लास्ट बेंच। सर इसमें ये जो कंपनी ने डिनाई किया कि उसने उसका 5 में बोरो नहीं कर सकते, तो उसके एमआई में लिखे तो 1 बोरो मतलब लोन ले सकता है, तो वो बैंक की करती हुई बैंक को उसके एमआई के देख के उसको लोन देना चाहिए था। तो 3 करोड़ जो डेथ में चला गया वो चला गया, बट 2 करोड़ को ट्रेस करके उसने खाली 1 करोड़ का अमाउंट वापस ले सकता है बैंक। 100% रॉन्ग आंसर। मतलब जो असली आंसर है ना, उसका तूने मिरर बोल दिया, एग्जैक्ट उल्टा बोल दिया। हाँ सर, बाजू में वो जो 2 करोड़ है वो ले सकते हैं, और जो 3 करोड़ है वो Wrong. 3 करोड़ है। स्टिल रॉन्ग। हाँ बोलिए सर। वो खाली 1 करोड़ ले सकते हैं। रॉन्ग। 1 करोड़ ले सकता है, 2 करोड़ में और रॉन्ग। उसमें 2 इंस्टॉलमेंट हो जाए, तो पहले में 1 करोड़ 2 ले सकता है, दूसरे 4 करोड़ वाला 1 करोड़। रॉन्ग। कुछ भी नहीं ले सकते। रॉन्ग। लाइक आई सेड, फट जाएगी सर।
क्लास में आकर ये सब क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो वहां पे जाके हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल टू सॉल्व। ये सब एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। हम डिवाइड कर रहे हैं 5 करोड़ को पहले 2 पार्ट में, 1 करोड़ एंड 4 करोड़। सर ऐसे ही डिवाइड कर रहे हैं, ये तो मेरी औकात के अंदर ही था ना, ये औकात के बाहर गया मेरा। एक और सर 5 को डिवाइड करते हैं 3 और 2 में। सर 3 और 2 में क्यों? बिकॉज सेकंड बाइफिकेशन उसने मुझे दिया हुआ है, 1/4 का बाइफिकेशन बता दिया आपको मैंने कि 1 औकात वाला और 4 औकात के बाहर वाला, ये वाला बाइफिकेशन हुआ। अब सेकंड वाला बाइफिकेशन करें जो उसने मुझे दिया वापस, 3 और 2 वाला। द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट शो दैट कंपनी हैज यूटिलाइज्ड द लोन ऑफ 3 करोड़ फॉर रीपेमेंट ऑफ इट्स लॉफुल डेट्स। मतलब 3 करोड़ के सामने लिख रहा हूँ ट्रेसेबल, 2 करोड़ के सामने लिख रहा हूँ नॉट ट्रेसेबल, लिखा उसने यहाँ पे कैन नॉट बी ट्रेस्ड, 2 करोड़। अब याद करते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, यूनिट नंबर 9 लास्ट टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट, यूनिट नंबर इसका लास्ट 7 का लास्ट टॉपिक था राइट्स ऑफ श्योरिटी, लास्ट टॉपिक है। राइट्स ऑफ श्योरिटी के अंदर सबसे पहला टॉपिक है राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर के अंदर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पहला सबरोगेशन और दूसरा इंडेमनिटी। सबरोगेशन में पढ़ा था स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अनदर। तो समझ में आता है आपको अगर कि सर एक्स ने वाई को लोन दिया और वाई ने जेड को लोन दिया, वाई को नहीं देना चाहिए था, पर क्योंकि ट्रेसेबल है तो जेड से रिकवर कर लेंगे। कितना सिंपल है। हमने आपको जो चीज करी वो होनी नहीं चाहिए थी, वो आपने चीज आगे कर दी। तो सेम लॉजिक है नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, बैड टाइटल वाला बैड टाइटल पास करेगा, गुड टाइटल वाला गुड टाइटल पास करेगा। तो इसके अंदर आपने जो 3 करोड़ आगे दिया सर वो ट्रेसेबल है तो मैं जाके उससे रिकवर कर लूंगा पूरा पूरा। बची बात 2 करोड़ की, उसमें सर 1 करोड़ दोनों को ट्रेसेबल नहीं है, 1 करोड़ तो औकात के अंदर था और 1 करोड़ बेसिकली औकात के बाहर था, ये गया सर क्योंकि वो ट्रेसेबल ही नहीं है। जो जब ट्रेसेबल ही नहीं है उसको आप वापस ला कैसे सकते हो, वो वापस आ ही नहीं सकता। तो जो ट्रेसेबल है वो वापस आ जाएगा, जो ट्रेसेबल नहीं है वो वापस नहीं आएगा। पर उसके अंदर भी हमने 2 पार्ट करें, 1 and 1, क्योंकि एक तो औकात के अंदर ही था ना। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है पी का 1। पहले ट्राई समझाया पूरा, लैंग्वेज देखते हैं कोई अच्छी मिलती है तो। नहीं, दोनों पढ़ लिया। यहाँ पे आते हैं। In the instant case, borrowing more than 1 crore was clearly beyond JV Limited's power as per its MOA, making the loan transaction ultra vires to the extent on the excess of 1 crore. तो 5 में से like we discussed 1 and 4 ultra vires था। Hence the decision of the company denying the repayment of the loan being ultra vires the company shall be valid for 4 crores, क्योंकि गलत हुआ है। If the funds have been applied for legitimate business purposes, the lender steps into the shoes of debtor, subrogation, paid off, and consequently he should be entitled to recover his loan to the extent from the company. Therefore, JV Limited cannot deny repayment of 3 crores as it was utilized for lawful purposes despite the ultra-vires nature of the loan. Ultimately, the company has no remedy available to recover the balance amount of 1 crore as the spending thereof is not traceable. तो डिवाइड करा 3 और 2 के अंदर, 3 ट्रेसेबल है तो एज इट इज वापस आ जाएगा। फिर 2 में से एक तो सर औकात के अंदर ही था, एक औकात में नहीं था और वो ट्रेसेबल भी नहीं है, वो नहीं आएगा। पढ़ सकते हैं एक बार और, इतना जूम कर देता हूं मैं। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ये एक लेवल बियॉन्ड क्यों है? सभी को सामने एक क्वेश्चन करा हुआ है दिसंबर 21 के अंदर, क्वेश्चन 1 का बी AK 36 और 30। AK 36 और 30 ये भी अल्ट्रा वायरस है, पर यहां पे उसने वो डिटेलिंग नहीं दी आपको
कि 30 चलेगा 6 नहीं चलेगा। यहाँ पे उसने आपको एग्रीगेट में आंसर दिया है कि भाई ये गलत हो रहा है। यहाँ पे तो वो अंदर घुस रहा है सर। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे इसने आपको बाइफर्केशन करके नहीं बताया 36 लाख 30 लाख ऐसा कुछ नहीं, सीधा कैसा लिखा है यहाँ पे उसने, हेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोरिंग 36 करोड़ बीइंग अल्ट्रावाइज द एमओए एंड देयरबाय अल्ट्रावाइज द कंपनी इज वॉइड, एके प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट देयरफॉर लायबल टू पे द डेट। पूरे अमाउंट की बात करी उसने, उसको सेग्रीगेट करके नहीं बताया 30 अलग 6 अलग ऐसा कुछ भी नहीं बताया। हाँ समरी दिया उसने कि आप स्टे ऑर्डर डाल सकते हो। यहाँ पे तो सर वो क्वेश्चन के अंदर घुस गया कि अपन डिवीजन करते हैं कितना आ सकता है कितना नहीं आ सकता, इसलिए ये एक लेवल ऊपर हो गया, पढ़ सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पे करा वो, हाँ इररिलेवेंट होगा। वेटिंग, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आगे ऊपर एक क्वेश्चन बचा था अपना, इसमें था, हाँ इसमें था, 2 का बी था, ये बचा था सर 7 मार्क का क्वेश्चन। सेकेंड हमने अभी भी पढ़ा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए व्हेन रजिस्टर्ड, दे बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट, दे कैन बी एक्सेस बाय एनीवन ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। 2 में कोई दर्द नहीं है सर, और फिर बाइंडिंग हो जाता है एमओए एओए, ठीक है, रजिस्टर होने के बाद। फर्स्ट पे आते हैं, देख मैंने कहा था या तो सारे पूछेगा या सेकंड और फिफ्थ पूछेगा, या उसने सारे पूछे हैं। एक्सप्लेन कोई भी 3 ही करना है। तो कॉर्पोरेट विल समटाइम्स फेल्स टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द लायबिलिटी कनेक्टेड। अब आपको सीधा सीधा नहीं बोल रहा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बता, घुमा के बोल रहा है कि कॉर्पोरेट विल समटाइम फेल्स टू प्रोटेक्ट, मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का क्वेश्चन है, ये आपको स्ट्राइक होना चाहिए। The members of the company from the liability connected to the company's actions. Explain any 3 instances. ये आपको हिंट मिल जाता कि अच्छा 3 मतलब 5 में से क्वेश्चन पूछा है, तो 5 पॉइंट एक बार लिखने पड़ते हेड पॉइंट्स, और फिर 3 को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता। ये बी का 1 हो गया। ऐसा एक और एक क्वेश्चन था जून के अंदर, सिमिलर ही था, इसके जैसा ही था वो भी, ठीक है। आंसर देखते हैं एक बार, बी का 1 ये रहा सर। कॉर्पोरेट विल समझाया शॉर्ट में, और फिर 5 केस लिख दिए विद एक्सप्लेनेशन। हमको एग्जाम में ऑब्वियसली कोई भी 3 लिख कर आना है ऑफ आवर चॉइस। लिखे हैं उसने केस स्टडीज, केस लॉस कहीं कहीं हम हर जगह लिख कर आएंगे, 1 2 3 4 5 5 में लिख कर आएंगे, उसने सिर्फ 1 में ही लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ एमओए एंड एओए व्हेन रजिस्टर्ड, सेक्शन 10 सच है तो नहीं अपन को, पर ठीक है दिया उसने क्वेश्चन। Where the MOA and AOA when registered shall bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member। मतलब जो भी लिखा है अब आपको मानना पड़ेगा MOA AOA के अंदर। And an agreement to observe all the provisions of the MOA and AOA। एग्जाम्पल लेते हैं सर, MOA के कैपिटल क्लॉज में लिखा है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 10 लाख, तो आप 11 लाख शेयर इशू नहीं कर सकते, वो बाइंडिंग हो गया 10 लाख आपके ऊपर, वो 10 लाख ही रहेगा अनलेस आपने उसको चेंज नहीं कर दिया। All money payable by any member to the company under the MOA or AOA shall be debt due from him to the company। ठीक है, जो भी आपका लायबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा, इजी पीजी। तो जनवरी 20 के अंदर 25 के अंदर 5 क्वेश्चन थे, इसके अंदर 4 क्वेश्चन थे, हमने 9 क्वेश्चन करे, और एक पुराना क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किया अपन ने। उन 10 क्वेश्चन के अलावा बचा हुआ कंपनी से खत्म कर दिया, डन। अगला ऑब्वियसली विल बी पार्टनरशिप, फ्री के 20 मार्क्स। इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट तो 2-3 ही है, बट नए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अभी तो कैसे स्टार्ट करेंगे, पति क्यों कंपनीज एक्ट डन। आज का आज खत्म कर देना तो खत्म हो जाएगा सर, नहीं तो नहीं होगा फिर।
बोल। 500 का PDF दे सकते हो। तो मैं वो PDF दूंगा, इसके अंदर सारे ऑलरेडी क्वेश्चंस बने हुए हैं, लास्ट टाइम में भी दिया था। अभी चैप्टर खत्म हो गया ना, मैं कंपनी सेक का आजकल में भिजवा दूंगा, इसमें सारे RTPMT के क्वेश्चंस आ गए मेरे पास। तो चैप्टर वाइज सॉर्टेड है ना। हाँ, सोगा कंपनी ना, ठीक है, आजकल में आ जाएगा। मैंने तो किए हुए वो निकाले हुए तो उसमें वो वाले बिजनेस लॉ एंड Corresponding वाला। उसमें 60 मार्क्स मेरे पास तो प्रॉपर है ना, उसमें टाइम पास है 60-40, बीच बीच में घुस जाता है अपने पास, बिना उसके वाला है। तो वो मिल नहीं रहा था कि नहीं तो मेरे पास ही होगा ना, मैं पढ़ा रहा हूँ 2018 से, मेरे पास है, गूगल पे नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो उसके अंदर आंसर्स अमेंडेड नहीं होंगे, पुराने वाले आंसर्स होंगे, इससे जो मैं दे दूंगा वही करना सिर्फ, बाकी सब बकवास। बाय 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 बाय। सोगा में राइट टू डिस्पोजल या तो रिजर्व्ड होगा या रिजर्व नहीं होगा। मतलब होता क्या राइट? मैंने देखो माल दिया, तू ट्रक वाला है और तुझे बोला कि सामने वाले को दे देना, अब वो सामने वाले को दे ही देगा, बिकॉज तूने राइट रिजर्व नहीं करा है, इट इज अनकंडीशनल। पर अगर मैंने तुझे बोला कि नहीं, जब तक मैं ना बोलूं तब तक उसको देना मत, या जब तक वो पैसा ना दे उसको देना मत, यहाँ पे आपने राइट रिजर्व करके रखा हुआ है, सिंपल। और विथ होल्डिंग डिलीवरी, विथ होल्डिंग होता है जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। क्यों? गुड्स मेरे हैं और मैंने उसको अपने कब्जे में कर लिया, तो उसको लीन तो बोल ही नहीं सकते ना। लीन वो होता है जब गुड्स किसी और के होते हैं, अबे मेरे ही गुड्स हैं, उसको मैं मेरे ही कंट्रोल में कर रहा हूँ, तो उसको लीन नहीं बोल सकते। तो आपकी बुक में इसके दूसरा नाम भी दिया हुआ है, कॉसी लीन, या उसको बोल दो विथ होल्डिंग डिलीवरी, क्योंकि उसको लीन नहीं बोल सकते आप, पर लीन जैसा है। और राइट ऑफ बायर में ब्रीच ऑफ वारंटी क्या होता है? तो वो समझा तो दो पॉइंट्स भी थे अंदर। वही जो आपने बोल रखा है आप वो काम नहीं कर रहे हो, जो आपने बोल रखा है कि मैं करूंगा वो काम आप नहीं कर रहे हो, तो बीच में वारंटी दे रखा है। वारंटी कैसे होगा? पढ़ना एक बार अंदर का पैराग्राफ है, उसमें वही लिखा हुआ है कि आपने जो कहा था आपने वो नहीं करा, और वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सी बात कर रहे हो? ये वही हुआ ना, सेक्शन नंबर 9, 12। तूने कुछ कहा था, तूने वो काम नहीं करा। अब या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट कर सकता हूँ, या रेपुटेट ना करने की जगह मैं आपसे डैमेजेस ले सकता हूँ। तो अगर मैं डैमेजेस ले रहा हूँ तो उसको ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा ना। वही जो अपने सोगा के अंदर था यूनिट नंबर 1 के अंदर कि ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हो, उसमें ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट आ गया और पॉइंट आ गया रेप्यूटेट। अब रेप्यूटेट मतलब क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कंडीशन, ये ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन भी है, ब्रीच ऑफ वारंटी भी है, दोनों है, वही जो डिस्कस कर कम 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 लो बोल। नहीं, यहाँ पे जो रीफोकस बैच चालू होगा उस बैच के अंदर आ जाना सोगा के लिए, वीडियो के अंदर मजा नहीं आएगा, तो वो आके कर लेना। अभी टाइम है, मंडे या ट्यूसडे को होगा, बिकॉज सैटरडे संडे पार्टनरशिप पहले भी चलेगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, फिर सोगा स्टार्ट होगा, तो मंडे ट्यूसडे हो जाएगा तब तक कंपनी से खत्म कर लेना, ठीक है ना? सर ये पॉइंट में लिखा है कि पर्टिकुलर जो लोग सब्सक्राइबर है, परफेक्ट। और इधर लिखा है जिन लोगों का नाम आर्टिकल्स में मेंशन किया है एज अ सब्सक्राइबर। ये मेंबर्स है और ये डायरेक्टर्स है, लिखा है पे तो ये पर्टिकुलर मेंबर्स के, ये पर्टिकुलर डायरेक्टर के। अब ऐसा अलग क्यों लिखा हुआ है? हर मेंबर डायरेक्टर नहीं होता और हर डायरेक्टर मेंबर नहीं होता, तो जो मेंबर है उसका अलग से पॉइंट, जो डायरेक्टर है उसके अलग से पॉइंट। पता कैसे चलेगा? आपको टीचर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, टीचर से। नंबर है उनका आपके पास?